हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ईसीएस। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। 11 जून 2021 6 से 7 करंट अफेयर जो मेजर आर्टिकल निकले हैं हिंदू में और आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट उनसे संबंधित प्रश्न। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये अटलांटिक चार्टर के बारे में एक न्यूज निकली, एक आर्टिकल निकला था हिंदू में जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बीच में द न्यू अटलांटिक चार्टर पे साइन करने की बातें चल रही है। क्या है अटलांटिक चार्टर, द्वितीय विश्व युद्ध से क्या संबंध, इसके बारे में चर्चा। एक क्वेश्चन इसके साथ में ईविन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या है ये ईविन, इसके बारे में चर्चा। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा 6+2+1 ग्रुप या 6+2 ग्रुप कौन सा, इसमें भारत शामिल है या नहीं है, किसे संबंधित है 6+2 या 6+2+1 ग्रुप। इसके बाद हम लोग देखेंगे यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें भारत के द्वारा भी कुछ लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक वो इतने बंजर भूमि पर मतलब बंजर भूमि को उपजाऊ कर देगा। इसका लक्ष्य आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल कास्ट का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान। क्या है ये शेड्यूल कास्ट का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान, कैसी स्कीम है, कैसा प्लान है, सेंट्रल सेक्टर है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, क्या है, इसको देखेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा सेंटर से अपील करी गई कि पैसा भेजो। फिर हम लोग देखेंगे सबसे आखिरी में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या चीज है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कौन सा केस, लिली थॉमस केस में क्या जजमेंट है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये न्यूज निकली है कि जो प्रेसिडेंट अमेरिका के बिडेन और जॉनसन सीक टू साइन न्यू अटलांटिक चार्टर, नए अटलांटिक चार्टर पे साइन करने की कोशिश में है। क्या है ये अटलांटिक चार्टर, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द अटलांटिक चार्टर, इनमें से कौन सा कथन अटलांटिक चार्टर के संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है अ डिक्लेरेशन, ये जो अटलांटिक चार्टर हुआ इसमें डिक्लेरेशन घोषणा करी गई। डिक्लेरेशन साइंड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन अगस्त 1941, अगस्त 1941 में जो ये अटलांटिक चार्टर था इसको साइन किया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। आपको बताना ही कथन सही या नहीं। दूसरा, ये जो अटलांटिक चार्टर था इट वाज अ जॉइंट डिक्लेरेशन इश्यूड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान इसको इशू किया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड ग्रेट ब्रिटेन दैट सेट आउट अ विजन फॉर द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। किस प्रकार युद्ध के बाद का एक विश्व कैसा होगा, इसके विजन को लेकर ये अटलांटिक चार्टर पे साइन किया गया था अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में। थर्ड लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट की स्टेप्स टुवर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 1945। 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई उसके लिए ये वन ऑफ द फर्स्ट की स्टेप था जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखो, अटलांटिक चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब ये साइन किया गया, मतलब के दौरान साइन किया गया, उपरांत के दौरान जब साइन किया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है 1939 टू 1945 जो पूरा पीरियड है। तो 1941 में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल, इनके बीच में साइन किया गया था इस सोच के साथ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम किसी भी अन्य देश पर कब्जा नहीं करेंगे। हम अगर वहां के लोग चाहते हैं कि वो एक सरकार बनाना चाहते हैं तो उनको वो सरकार बनाने की आजादी होगी। इस तरह की डेमोक्रेसी, एक तरीके से लोकतंत्र के जो सिद्धांत हैं उन्हें डिफेंड करने के लिए इस अटलांटिक चार्टर पे साइन किए गए थे। ठीक, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो लिखे हुए हैं ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब एक बार फिर से लोकतंत्र के जो सिद्धांत उन्हें डिफेंड करने के लिए द न्यू अटलांटिक चार्टर पे साइन करने की बात चल रही है। किसके बीच में, अमेरिकी प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जॉनसन। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत। अटलांटिक चार्टर आप अपने मेंस के आंसर में जब आपसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पूछा जाए, इम्पैक्ट के बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट है इविन डेटा के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। इसके बारे में पहला कथन लिखा हुआ है The Electronic Vaccine Intelligence Network, it is an innovative technological solution aimed at strengthening immunization supply chain system across the country। तो पूरे देश में स्ट्रेंथन करने के लिए किसको, इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन को, इम्यूनाइजेशन सप्लाई चेन सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क की शुरुआत की गई। ठीक, सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है It aims to provide real-time information on vaccine stock and flows and storage temperatures across all cold chain point in the country। जितने भी cold chain point है उसमें कितना वैक्सीन का स्टॉक है, क्या फ्लो है, क्या स्टोरेज टेम्परेचर है, इन सब के बारे में रियल टाइम डेटा को प्रोवाइड कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क की शुरुआत करी गई।
न्यूज क्या है, इवेंट डेटा को शेयर करने से सेंटर के द्वारा रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि इवेंट डेटा को शेयर ना करिए किसी के साथ में। ठीक, अब ये तो आपका जानने का अधिकार है कि आपको जानना चाहिए, लेकिन सेंटर के द्वारा इसको मना किया गया। तो इन दोनों ही कथनों को सही कहा जाएगा, जो कि इवन क्या है, इवन स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये दोनों ही कथन इससे संबंधित एकदम सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक, ध्यान रखना, भूलना मत। अगला है इलेक्शन कमीशन हैज वास्ट पावर टू एक्ट अगेंस्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास बहुत अधिक पावर है कि वह मतलब इसके अगेंस्ट काम कर सकती है। किसके अगेंस्ट? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जिस प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन भी ठोस कदम उठा सकती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन नहीं सही है रिगार्डिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो राजनीति में अपराधी लोग घुस जाते हैं, उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट, इन लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया the Supreme Court held that the Section 8 Clause 4 of the Representation of the People Act 1951 is unconstitutional. लिली थॉमस केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ये जो सेक्शन 8 का क्लॉज 4 है, ये जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया हुआ है, ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सेक्शन 8 के क्लॉज 4 के द्वारा लिखा हुआ था कि जब तक कि फैसला नहीं आ जाता, निपटारा नहीं हो जाता, जब तक कि उस केस का जो उस व्यक्ति के ऊपर चल रहा है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए है, तब तक वह उस पद पर बना रह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस केस के द्वारा ही कहा कि ये जो सेक्शन 8 का क्लॉज 4 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 डिस्क्वालिफाइज अ पर्सन convicted with a sentence of 2 years or more from contesting election, but those under trial continued to be eligible to contest election. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 है, देखो क्लॉज 4 को तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, लेकिन सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को 2 या उससे अधिक साल की सजा हो जाती है तो उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। लेकिन हाँ, जो अंडर ट्रायल है, जिन पर अभी तक सजा का मुहर नहीं लगा है, वो चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव को 2 साल से अधिक की सजा हुई तो उनको अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया। ठीक, तो इसको याद रखना, भूलना मत। सही स्टेटमेंट क्या है इसका? बोथ, नाइदर वन नॉट टू। इसने बोला नॉट करेक्ट, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर हो गया डी, नाइदर वन नॉट टू। ठीक, भूलना मत। लिली थॉमस केस आप कोट कर सकते हो। ठीक, MEA hints at talks with तालिबान। भारत भी अब थोड़ा सा एक्टिव मोड में आ रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में अपनी एक तरीके से भारत भी स्टेक होल्डर के रूप में काम कर रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग 6+2+1, या इसमें कहते हैं 6+2 ग्रुप। इनमें से कौन सा कथन 6+2+1 या फिर 6+2 ग्रुप के संबंध में सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट, द ग्रुप इंक्लूड 6 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, नेमली इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये जो 6+2+1 ग्रुप है, इसमें जो 6 है, इट स्टैंड्स फॉर 6 कंट्री जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर कंट्री हैं। कौन? अफगानिस्तान, मतलब इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द 2 इंडिकेट, इसमें 6+2 में 2 इंडिकेट द 2 ग्लोबल प्लेयर्स। कौन? यूएस एंड चाइना, एंड 1 स्टैंड्स फॉर अफगानिस्तान इटसेल्फ। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप वाज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द अफगान प्रॉब्लम। अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना हटा रही है और तालिबान का बहुत पंगा है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए, उस अफगान समस्या को दूर करने के लिए ये 6+2+1 ग्रुप को बनाया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। भारत इस 6+2+1 का पार्ट, भाग नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ओनली 1 2 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, देखो पहला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि जो 6 देश हैं जो कि बॉर्डर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, ये 6 देशों में कौन शामिल है? तो इसमें लिखा हुआ है इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखो इंडिया इसमें शामिल नहीं। ठीक, यहाँ पे चाइना होना चाहिए था। चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 6+2 ग्रुप में 6 में ये देश आते हैं। इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इंडिया इस ग्रुप में नहीं है।
दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है द टू इंडिकेट्स द टू ग्लोबल प्लेयर्स द यूएस एंड चाइना, नहीं यूएस एंड रशिया, यूएस एंड रशिया, ठीक है, यूएस एंड रशिया एंड वन अफगानिस्तान इटसेल्फ, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप वाज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द अफगान प्रॉब्लम, एकदम सही लिखा हुआ है। और फोर्थ स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, एकदम सही है। 6+2+1 या 6+2 ग्रुप का भारत मेंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कौन से गलत हो गए, पहला गलत है और दूसरा गलत है, बाकी सही है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन है। ध्यान रखना, ये आप अपने मेंस में कोट कर सकते हो अगर भारत अफगानिस्तान के बारे में कोई भी बात पूछी जाती है तो। अफगानिस्तान की लोकेशन अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो ये अफगानिस्तान भारत में देखो टच कर रहा है बॉर्डर, ये दिखाने के लिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे रखा। ये ग्वादर पोर्ट है और ये चाबहार पोर्ट है। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है इससे आपको मतलब नहीं, लेकिन लोकेशन देख लो। अफगानिस्तान के आसपास जो कंट्री है उसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और भारत, चाइना, ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है। इनको याद रखो, कई बार पूछी जा सकती हैं, पूछ ली जाती हैं, ठीक है, पूछ ली जाती हैं, भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following statement is or are correct regarding UN decade on ecosystem restoration? इनमें से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के संबंध में सही है? तो ये एक रिपोर्ट निकाली गई, इसका नाम है UN decade on ecosystem restoration, इसे हिंदी में कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की रिपोर्ट। क्या है ये रिपोर्ट, UN decade, ये रिपोर्ट क्या है? UN एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और FAO के द्वारा लॉन्च की गई एक रिपोर्ट, इसका नाम है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो कि 2021-2030 तक की रिपोर्ट है, ठीक। इसके लिए ये रिपोर्ट लॉन्च की गई। आपको बताना है क्या यह कथन इस यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रिपोर्ट के संबंध में सही है। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिस रिपोर्ट ऑल्सो कॉल्ड ऑन नेशंस टू मीट कमिटमेंट ऑफ रेस्टोरिंग 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इस रिपोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि जो देश हैं वो इस कमिटमेंट को मीट करे, पूरा कर ले, जिसके अनुसार वह बहाल करें कितनी 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड को। मतलब जो 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड अनुपजाऊ है, बंजर है, उसे उपजाऊ रूप में कन्वर्ट कर, उपजाऊ मतलब उसमें उसको बंजर से कन्वर्ट कर दे, रिस्टोर कर ले, ताकि उसका पारिस्थितिक तंत्र रिस्टोर हो जाए। थर्ड स्टेटमेंट लिखा हुआ है इंडिया वुड रेज इट्स एम्बिशन फॉर रेस्टोरेशन बाय प्रॉमिसिंग एन इंक्रीज इन रेस्टोर्ड डिग्रेडेड लैंड फ्रॉम 21 to 26 मिलियन हेक्टेयर्स बाई 2030। भारत भी पारिस्थितिकी तंत्र को रेस्टोर करने के लिए, मतलब जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने के लिए भारत के द्वारा 2030 तक अपने टारगेट को 21 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया है। आपको सुनने में बड़ी कठिनाई हो रही होगी, कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं। विश्वास करिए, यूपीएससी तो क्वेश्चन पूछेगा ही, ऐसे उठा के रखेगा। यूपीपीसीएस भी ऐसे प्रश्न रखने लगेगा और इसी साल हो सकता है आपको इस प्रकार के प्रश्न रखे हुए मिल जाएं। थोड़ा सा हो सकता है पेपर ऊपर उठा हुआ मिले, इसलिए इस प्रश्न पे भागिए मत कि ये इतना कठिन क्यों बताने की कोशिश में है, थोड़ा सिंपल क्यों नहीं बता देते हैं। क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है कि यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई, तो आप बोलेंगे यूएनईपी और FAO के द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक रिपोर्ट 2021 से 2030, ठीक। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे रखा। कौन से कथन सही है? तीनों ही कथन सही है, तीनों ही कथन सही है। भारत का टारगेट क्या है? 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर जमीन को, बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में परिवर्तित करना, ठीक। ये भारत का टारगेट है, याद रखना। मतलब फैक्चुअल फॉर्म में, वन लाइनर में पूछा सकता है यूपीपीसीएस में, ठीक, याद रखना, भूलना मत। क्यों उठाया मैंने ये आर्टिकल? क्योंकि मेकिंग पीस विद नेचर ये आर्टिकल निकला था हिंदू में, इसके बीच में भारत ने अपना टारगेट लिखा हुआ, ठीक है, भारत का टारगेट लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान। इनमें से कौन सा कथन शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान के संबंध में सही है? ये क्या है शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान? क्या है ये? ऑब्वियस सी बात है, शेड्यूल कास्ट के लिए है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान है, मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देने की बातें कर रहा होगा। क्या है इस प्लान में लिखा? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या होगा? स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि केंद्र सरकार और स्टेट के बीच में कुछ ना कुछ फंडिंग का रेशियो होगा। एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। तो है तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड,
लेकिन ये इंप्लीमेंट की जाती, लागू की जाती है राज्य और यूटी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट फॉर हायर एजुकेशन एट पोस्ट मैट्रिकुलेशन एंड पोस्ट सीनियर सेकेंडरी स्टेज विच मीन्स क्लास 11th ऑनवर्ड्स। क्लास कक्षा 11 के आगे जो भी कुछ शेड्यूल कास्ट करना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाएगा उन बच्चों को। ये दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इट कैन बी अवेल्ड बाय दोज हुज हाउस होल्ड इनकम आर लेस देन 2.5 लाख एनुअली। जिन शेड्यूल कास्ट बच्चों की हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख वार्षिक से कम है, वह बच्चे शेड्यूल कास्ट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लान का फायदा उठा सकते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। ये तीनों ही कथन सही हैं। अभी क्यों मैंने इसको उठाया, क्योंकि द हिंदू में निकला है, पंजाब कह रहा है रिलीज शेड्यूल कास्ट स्कॉलरशिप फंड्स। पंजाब गवर्नमेंट टेल्स पीएम मोदी के द्वारा, पीएम मोदी को कहा गया है रिलीज करिए शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप फंड, जो आपके द्वारा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा 60-40 के रेशियो में स्कीम को कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब 60 भाग फाइनेंस करेगा सेंटर, 40 भाग फाइनेंस करेगा स्टेट। सेंटर अब ज्यादा जिम्मेदारी निभाना चाहता है इस प्लान के अंतर्गत। तो अभी तक लेकिन सेंटर के द्वारा पैसा पंजाब सरकार को इस स्कीम के अंतर्गत, प्लान के अंतर्गत नहीं भेजा गया 60%। तो पंजाब का कहना है कि हमारे पास इतना 1000 करोड़ रुपए भेजना है केंद्र सरकार को, उनका भी उधार है, उनको भेजना चाहिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन रखे, लेकिन आपके लिए तीनों क्वेश्चन बहुत, जो 6 या 7 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से वीडियो को सुनिए। 90 डेज का प्लान कल आपके सामने होगा, मैं लाइव रहूंगा, उस लाइव में मैं आपको 90 डेज के प्लान के ऊपर डिस्कशन करूंगा। टॉप 100 के बच्चों का जो टेस्ट है वो 20 जून को, मैंने बोला था कैलेंडर आने के 10वें दिन रखूंगा। 20 जून को वो आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 1 घंटे का टाइम होगा। गूगल मीट और पीडीएफ के थ्रू, जो बच्चियां हैं वो पीडीएफ पे दें और जो लड़के हैं वो गूगल मीट पे लाइव रहेंगे टेस्ट देते टाइम पे। ये मेरा शेड्यूल है, सुबह का टाइम 9:30 से 10:30। ठीक, ये मैंने शेयर कर दिया अपने इंश्योर सर्विसेज के ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं ये लिंक शेयर, जहां पर ये 7 क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा। प्रियांशु दुबे ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, जहां पर आप जाएंगे तो आपको ये फोटो दिखाई देगी। इस पे ज्वाइन कर लेंगे तो आपको जो भी डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आज कई सारे आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों के शेयर करे हुए हैं, कई सारे मतलब 5 से 6 से ज्यादा मैं करता नहीं हूँ, जो आपके आरओ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आज ब्लू इकोनॉमी पे शेयर किया हुआ है, और ये एक पेपर से नहीं है, द हिंदू, पायोनियर, गार्जियन, जनसत्ता, दैनिक जागरण, कई सारे जो पेपर हैं उनको देखने के बाद, उनसे छांटने के बाद मैं आर्टिकल शेयर करता हूँ। तो आप प्रियांशु दुबे ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।